हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अपने आप में ही एक इंडेक्स प्रॉपर्टी है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी फॉर द कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो, जो आपकी सॉइल होती है, आपने रैंडमली कोई भी एक सॉइल उठाई। अब ज़रूरी नहीं है कि उस सॉइल के अंदर एक जैसे ही पार्टिकल्स होंगे। कोई पार्टिकल वाली सॉइल हो सकती है जिसके पार्टिकल मोटे हों, बड़े हों। कई सॉइल ऐसी हो सकती है जिसके पार्टिकल बिल्कुल छोटे हो। तो हम यहाँ पे उसी तरीके से देखेंगे, पुनः एनालाइज करेंगे कि सॉइल के पार्टिकल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर मैं मोटा मोटा डिवाइड करूँ, आपने एक सॉइल सैंपल लिया। सॉइल सैंपल के अंदर जो पार्टिकल्स हो सकते हैं वो 4 तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे? देखो, यहाँ पे मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जो क्ले आपका होता है ना, सॉइल का टाइप है क्ले, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 2 माइक्रोन से छोटे। अगर 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल हैं किसी सॉइल के तो उसको क्या बोलेंगे? क्ले बोलेंगे। अगर 2 माइक्रोन से लगा के और 75 माइक्रोन के बीच में अगर रेंज है किसी पार्टिकल साइज की तो ऐसी सॉइल को हम सिल्ट बोलेंगे। और अगर 75 माइक्रोन से लेके और 4.75 mm तक अगर आपकी पार्टिकल साइज है तो ऐसी सॉइल को हम सैंड बोलेंगे। और 4.75 से लेके 75 mm तक आपकी पार्टिकल की साइज है तो ऐसी सॉइल को हम ग्रेवल बोलेंगे। तो यहाँ पे कितने तरीके की सॉइल आ गई? पहली आ गई आपकी क्ले, दूसरी आ गई सिल्ट, उसके बाद सैंड, उसके बाद ग्रेवल। तो 4 तरीके से आप सॉइल को डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज क्ले, सेकंड इज सिल्ट, थर्ड इज सैंड और देन ग्रेवल। क्लियर हो गई बात? तो इसकी जो पार्टिकल साइज है उसके हिसाब से उनको डिवाइड किया हुआ है। जो क्ले होता है उसका पार्टिकल साइज बिल्कुल कम होता है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लेस देन, अगर लेस देन 2 माइक्रोन की बात की जाए, ठीक है, तो उस ऐसी पार्टिकल साइज वाले सॉइल को हम क्या बोलते हैं? क्ले बोलते हैं। और जो सिल्ट होती है वो क्या होती है? 2 माइक्रोन से लेके और 75 माइक्रोन के बीच में अगर यहाँ पे किसी सॉइल का पार्टिकल साइज है तो ऐसी सॉइल को हम सिल्ट बोलते हैं। और सैंड किसको बोलते हैं? 75 माइक्रोन से लेके और 4.75 mm के बीच में अगर पार्टिकल की साइज है तो उसको हम सैंड बोलते हैं। और अगर 4.75 से और 75 mm तक अगर पार्टिकल का साइज है तो ऐसी सॉइल को हम ग्रेवल बोलते हैं। तो आप बेसिकली जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप सॉइल को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सबसे छोटा पार्टिकल जो कि लेस देन 2 माइक्रोन होगा उसको क्ले बोलते हैं। उससे बड़ा होगा जो कि 75 माइक्रोन तक होगा उसको हम सिल्ट बोलते हैं। फिर सैंड बोलते हैं 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में। और 4.75 से बड़ा 80 mm तक हो सकता है, उनको हम ग्रेवल बोलते हैं। तो जो सॉइल होती है वो पार्टिकल साइज के हिसाब से इस तरीके से बांटी जाती है। समझ में आ गई पार्टिकल साइज का नाम और किस तरीके से बांटी जाती है? ओके। अब जो पार्टिकल साइज है, जो पार्टिकल साइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एनालिसिस, उसको एनालाइज कैसे करते हैं? तो यहाँ पे 2 तरीके एनालाइज करने के। कौन कौन सा तरीका है? पहला तरीका होता है सीव से, मतलब छलनी से एनालाइज करते हैं, ठीक है, एक सीव एनालिसिस जिसको बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। देखो, सेडिमेंटेशन कब काम आता है और सीव एनालिसिस कब काम आता है। मैंने आपको 4 तरीके की सॉइल बताई है। एक बताया मैंने क्ले, एक बताया मैंने आपको सिल्ट, और एक बताया मैंने आपको सैंड, और एक बताया मैंने आपको ग्रेवल। इनमें से ये जो 2 हैं ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल बोली जाती हैं। और सैंड और ग्रेवल आपकी किस नाम से जानी जाती है? सैंड और ग्रेवल आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल के नाम से जानी जाती है। क्लियर होती है इतनी बात? यस, क्लियर होती है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। ओके। अब यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो है कि जो सीव एनालिसिस किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जाएगा? कोर्स ग्रेन के लिए। और जो सेडिमेंटेशन और वेट मैकेनिकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं वो किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? फाइन ग्रेन के लिए। आपकी जो सॉइल है उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो अगर फाइन ग्रेन है तो उसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, जिसको हम वेट मैकेनिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम सबसे पहले सीव एनालिसिस को अच्छे से देखेंगे, फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस को अच्छे से देखेंगे, फिर एक एक करके हम दोनों के बारे में डिटेल में जाने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि सीव एनालिसिस भी 2 तरीके का होता है। देखो, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो जो सीव एनालिसिस किया जाता है वो फाइन ग्रेन के लिए किया जाता है। अब फाइन ग्रेन सॉइल आप बोल सकते हो कि लेस देन
लेस देन, आप बोल सकते हो लेस देन कितना होता है, 75 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल्स हैं ना, वो सारे के सारे किस में आते हैं, फाइन ग्रेन में आते हैं। क्यों, देखो एक तो होता था आपका 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स, फिर हमने देखा था कि 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक, तो इसको बोलते थे हम क्ले और इसको बोलते थे हम सिल्ट। और उसके बाद में आता था सैंड जो कि होता था 75 माइक्रोन से 4.75 mm, इसको सैंड बोलते थे। और 4.75 mm से और 75 mm तक हम ग्रेवल बोलते थे। तो ये आपके पार्टिकल साइज के हिसाब से सॉइल को डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में, आपको याद रखना है चारों पार्ट। यहाँ पे जो सीव एनालिसिस करेंगे वो भी 2 तरीके की होगी, एक होगी कोर्स सीविंग, एक होगी फाइन सीविंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोर्स सीविंग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फाइन सीविंग। देखो कोर्स सीविंग का मतलब है कि यहाँ पे जो थोड़े मोटे पार्टिकल्स है जैसे ग्रेवल है, उसकी अगर मैं क्या करता हूँ, सीविंग करता हूँ। अब सीविंग का मतलब क्या है वो भी देखने वाला है। और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनकी अगर सीविंग करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइन सीविंग। लेट्स सी किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके की ना नंबर वाली सीव्स होती हैं। सीव्स मतलब लाइक छन्नी आप बोल सकते हो, जिनकी पार्टिकल साइज डिफरेंट होते हैं। इस तरीके के उनके पार्टिकल साइज होते हैं। तो जब छलनी में क्या किया जाता है, एक सॉइल सैंपल को डाला जाता है। अगर कोर्स सीविंग कर रहे हो तो जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सीव एनालिसिस ग्रेवल और सैंड के लिए जाता है, और ग्रेवल और सैंड में से कौन सबसे ज़्यादा मोटे पार्टिकल का है, जो 4.75 से बड़ा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो फाइन सीविंग की जाती है वो सैंड के लिए करेंगे, और जो कोर्स सीविंग की जाती है वो आप ग्रेवल के लिए करोगे। क्लियर, ग्रेवल के लिए कोर्स सीविंग करेंगे, सैंड के लिए फाइन सीविंग करेंगे। तो ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इस तरीके के आपके पास में सीव्स होती हैं, उनके अंदर हम सैंपल को रखते हैं और इसको शेक करते हैं, और शेक करने के बाद में हमको यहाँ पे सीव्स के ऊपर रिटेंशन वैल्यूज़ मिलती है। उन रिटेंशन वैल्यूज़ के हिसाब से हम यहाँ पे एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मतलब कि हम परसेंटेज फाइनल निकालते हैं। तो देखो पूरा गेम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले सीव एनालिसिस के अंदर यहाँ पे सीव एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉइल को क्या करेंगे, ओवन ड्राई कर लेंगे सॉइल के सैंपल को, मतलब बिल्कुल गर्म कर देंगे, उसमें जो मॉइस्चर है वो सारा उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद में क्या किया जाएगा, परसेंटेज फाइनर निकाला जाएगा। अब परसेंटेज फाइनर क्या होता है वो आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस इसको याद रखो कि परसेंटेज फाइनर निकालने के लिए हम पूरा का पूरा ये प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। बेसिकली परसेंटेज फाइनर क्या होता है हम देखने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सीव एनालिसिस में कोर्स सीविंग की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सीव ली डिफरेंट साइज की। कोर्स मतलब ग्रेवल को मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ, जिसके जो पार्टिकल साइज है वो कितना होना चाहिए, 4.75 से बड़ा होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 4.75 mm से बड़ा अगर मेरा पार्टिकल साइज है तभी मैं यहाँ पे कोर्स सीविंग करूँगा, या फिर बोल दो कि ग्रेवल सीविंग करूँगा। तो ग्रेवल सीविंग जब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो पार्टिकल साइज होता है, क्योंकि ऊपर वाला जो सीव होता है उसकी पार्टिकल साइज ज़्यादा बड़ी होती है, तो यहाँ पे 80 mm होगी। दूसरे सीव की पार्टिकल साइज यहाँ पे 40 mm होगी। उसके नीचे वाले की जो पार्टिकल साइज होगी वो 20 mm होगी। इस तरीके से पार्टिकल का साइज घटता हुआ होता है, पहले सबसे ज़्यादा पार्टिकल का साइज, फिर छोटे पार्टिकल्स, और नीचे एक बॉक्स होता है जो कि थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है, उसको इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है। रखने के बाद इसको शेक करेंगे, हिलाएंगे। हिलाने के बाद में यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी है। क्या करना है, आपको पता है कि सीव की साइज़ आपको अच्छे से पता है। पहली साइज़ जो है वो है 80 mm की। अब इसका मतलब है कि जो पार्टिकल उसके ऊपर रुके हुए हैं वो 80 mm तक हैं, उससे छोटे जो पार्टिकल है वो निकल गए होंगे। और आप कितना यहाँ पे सॉइल डालते हो, सबसे ऊपर आपने यहाँ पे 100 ग्राम सॉइल डाली है, याद रखना कितनी, 100 ग्राम सॉइल। और ये जो वेट रिटेन हुआ वो कितना हुआ आपका, 10 ग्राम हुआ। दूसरे 40 mm के अंदर कितना वेट रिटेन हुआ, 30 ग्राम हुआ। 20 mm के अंदर कितना वेट रिटेन हुआ, फिर 30 ग्राम हुआ। फिर 10 mm के अंदर फिर 20 ग्राम हुआ, और 4.75 mm जो कि लास्ट में है उसके अंदर सिर्फ 10 ग्राम हुआ। इस तरीके से वेट रिटेन हो गया है आपके सीव के ऊपर, जिनकी साइज़ है 80, 40, 20, 10 और 4.75 mm। ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर मैं पूरा का पूरा परसेंटेज वेट को परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, तो परसेंटेज कुछ नहीं होता, जो ग्राम है पूरे वेट में से अगर जो पार्ट निकला है उसका परसेंटेज कितना होगा, 100 का 10 कितना होगा, 10। तो इसको मैं 10% लिख सकता हूँ, इसको मैं 30% लिख सकता हूँ, इसको भी 30% लिख सकते हैं, इसको 20% लिख सकते हैं, और इसको 10% लिख सकते हैं। क्यों, 100 का 10 ग्राम कितना परसेंट होता है, 10 ग्राम, तो 10% ही होगा।
अब यहाँ पे बोला है कि कम्युलेटिव वेट रिटेन बताओ। देखो कम्युलेटिव का मतलब होता है कि टोटल कर दो। सबसे पहले कम्युलेटिव में क्या लिखते हैं, 10% को एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद में यहाँ पे लिखने के लिए 10 + 30 कर देते हैं, यहाँ पे 40% लिखते हैं। यहाँ पे 40 + 30 जो कि आता है आपका 70%, और यहाँ पे 70 + 20 जो कि होता है आपका 90%, और यहाँ पे 90 + 10 जो कि होता है 100%। तो कम्युलेटिव का मतलब है ऐड करते हुए, है ना, जैसे हम मोड मीडियन निकालते टाइम पे करते थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज फाइनर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द परसेंटेज फाइनर। देखो बेसिकली परसेंटेज फाइनर का मतलब होता है, परसेंटेज फाइनर का अगर मैं बहुत मोटा मोटी मतलब बताऊँ तो परसेंटेज फाइनर का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है कि जो आपका साइज है ना 80 mm, उससे कितने परसेंट ज़्यादा पार्टिकल फाइन है। मतलब 80 mm से ज़्यादा कितने परसेंट ऐसे पार्टिकल्स है जो फाइन है। तो आपको पता है कि 80 mm में कितना रुका है, सिर्फ 10% रुका है। तो कितने ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो कि फाइन होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90% पार्टिकल्स 80 mm से फाइनर होंगे। तो फाइनर देन 80 mm कितने होंगे, 90%। इसको ही बोलते हैं परसेंटेज फाइनर। उसका मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला भी बताया था, 100 माइनस कम्युलेटिव वेट रिटेन। इसके याद करना छोड़ो, आप इसको देखो। अगर मैं बोलूँ आपसे कि 40 mm के अंदर से कितने परसेंट ऐसे होंगे जो कि परसेंटेज में ज़्यादा फाइनर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ध्यान से देखने पे आपको मिलेगा कि 100 जो आया था ना, क्योंकि देखो ध्यान से देखो 10% रुक गया आपका 80 mm पे, और 30% रुक गया आपके 40 mm पे। तो बोला है कि 40 mm से छोटे पार्टिकल कितने परसेंट होंगे। तो 40 mm से छोटे पार्टिकल, बड़े नहीं छोटे, तो बड़े कौन कौन आ जाते हैं, 80 वाला भी 40 पे रुक जाएगा, 40 वाला भी 80 पे आराम से रुकेगा ही, और 40 वाला 40 पे रुकेगा ही। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 60%। क्लियर। नेक्स्ट है 20 mm पार्टिकल साइज से छोटे पार्टिकल कितने परसेंट होंगे। तो 30% ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो 20 mm से छोटे होंगे, जो कि नीचे चले जाएंगे। आगे बोला है यहाँ पे कि आपका 10 mm से छोटे पार्टिकल्स कितने होंगे, 10 mm से छोटे पार्टिकल्स। देखो 10 mm से छोटे पार्टिकल्स कितने होंगे, दिमाग लगाओ। यहाँ पे आपका कितना आया, 10 ग्राम, 30 ग्राम जो कि हो गया 40 + 30 फिर हो गया आपका 70, ठीक है, 70 प्लस में 20 तो 90। तो आप क्या बोल सकते हो कि 90 मतलब 10% पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो पास हो जाएंगे, और कितने परसेंट पार्टिकल ऐसे होंगे जो 4.75 से भी पास हो जाएंगे, तो 0%। तो आपको ये याद रखना है कि जो परसेंटेज फाइनर होता है वो कुछ नहीं होता है। परसेंटेज फाइनर किसको शो कर रहा है, देखो बेसिकली परसेंटेज जो फाइनर है वो शो कर रहा है कि आपके जो 80 mm के पार्टिकल की साइज है, जो सीव है 80 mm की, उससे पास होने वाले कितने परसेंट आपके पार्टिकल्स होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे हमने देखा कि टोटल कितना था, आपने यहाँ पे टोटल लिया था 100 ग्राम। कितना लिया था, 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में 10 ग्राम तो क्या हो गया, ऊपर रुक गया, किसके ऊपर, 80 mm की सीव के ऊपर, बाकी सब निकल गए। तो बाकी सब निकलने का मतलब है 100 में से 10 बच गया और बाकी 90 निकल गया। तो 80 mm से फाइनर कितने हैं, 90% जो हैं वो 80 mm से फाइनर देन 80 mm है। बस यही करना है। अगर मैं आपसे पूछूं रैंडमली कि 10 mm से छोटे पार्टिकल कौन होंगे जो 10 mm से निकल जाएंगे, 10 mm से पास हो जाएंगे, उनको ही बोलेंगे कि 10 mm से छोटे हैं। तो 10 mm तक कौन कौन कितने ग्राम 100 ग्राम में से जो कि टोटल मास था, इसमें से कितने पार्टिकल 10 mm के ऊपर रुकेंगे। देखो 20, 30 और 10, मतलब 10, 30 और 30 कितना होता, 60, 70 प्लस में 20, 90, मतलब 90% तो ऊपर रुक जाएंगे। तो कितने परसेंट है जो कि फाइनर है, तो पूरे मास का सिर्फ 10% है जो कि 10 mm से पास हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात इतनी। ग्रेवल सीविंग समझ में आ गया होगा, कोर्स क्या होता है समझ में आ गया। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पूरा गेम जो है वो इसका है, परसेंटेज फाइनर का। तो परसेंटेज फाइनर समझना जरूरी है, इसको फॉर्मूले से समझाऊंगा
यू विल गेट लिटिल बिट कन्फ्यूज। तो ये समझना है, देखो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तो 90% हो गया, 60% हो गया, लास्ट में 0% हो गया। बात समझनी है कि ये परसेंटेज फाइनर बोलना क्या चाहता है। ये किससे कंपेयर करके बताता है? ये बताता है पार्टिकल की साइज या सीव साइज से, कि 10 mm से फाइनर कितने परसेंट पार्टिकल्स हैं, 80 mm से फाइनर कितने परसेंट है। तो 80 mm पे कितने रुके, 10 ग्राम रुक गए। कितने में से? 100 में से। 100 ग्राम में से अगर मैं बोलूँ 10 ग्राम को रुक गए तो कितने निकल गए? 90 निकल गए। 90 मतलब 90% बाहर निकल गए। दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे फाइन सीविंग की। सेम एज इट इज करेंगे, बस सीव का साइज चेंज हो जाएगा। वहाँ पे सीव का साइज थोड़ा बड़ा था, 80 mm था। यहाँ पे जो सीव का साइज स्टार्ट होगा वो 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, इस तरीके से 75 माइक्रोन तक जाएगा नीचे। सेम आपको यहाँ पे क्या निकालना है? सेम आपको वही वैल्यू निकालनी है, सेम परसेंटेज फाइनल निकालना है और लिख लेना है। ये किसके लिए हो गया? ये आपका सीव एनालिसिस हो गया। किसके लिए? एक तो हो गया सैंड के लिए और एक हो गया ग्रेवल के लिए। ठीक है, सैंड और ग्रेवल आपको आराम से आपने एनालाइज कर लिया, उनके पार्टिकल साइज को एनालाइज कर लिया। अब हम बात करेंगे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जैसे फाइन पार्टिकल कौन होता है? आपका क्ले होता है और आपका सिल्ट होता है। देखो क्ले का जो साइज होता है वो कितना होता है? लेस देन 2 माइक्रोन। और जो सिल्ट का साइज होता है वो कितना होता है? 2 माइक्रोन से लेके और 75 माइक्रोन तक होता है। इतनी बात आपको समझनी है। क्लियर? जो सेडिमेंटेशन एनालाइज करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, वो आपको क्ले और सिल्ट का ही आपको रिजल्ट निकाल के देता है। बेसिकली कैसे निकाल के देता है? सेडिमेंटेशन एनालिसिस या वेट मैकेनिकल एनालिसिस बोलते हैं इसको। ये एक लॉ फॉलो करता है जिसको बोलते हैं स्टॉक लॉ फॉलो करता है। देखो स्टॉक लॉ क्या बोलता है? स्टॉक लॉ बोलता है कि अगर आप यहाँ पे एक लिक्विड लेते हो किसी कंटेनर में, ये कंटेनर ले लिया मैंने कोई एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दिया? पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर देता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, इस तरीके से किसी कंटेनर में कोई लिक्विड है, नॉट ओनली पानी, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक लिक्विड है। ठीक है, और उस लिक्विड में अगर मैं कोई भी पार्टिकल्स डालता हूँ, कोई भी सॉलिड पार्टिकल डालता हूँ, तो ये स्टॉक लॉ क्या बोलता है? स्टॉक लॉ बोलता है कि पार्टिकल के गिरने की जो स्पीड होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी कि जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो पहले नीचे आएंगे। बड़े पार्टिकल्स पहले नीचे क्यों आएंगे? क्योंकि उनका मास ज़्यादा होगा। तो ये पहले आएगा, इसकी वेलोसिटी तेज होगी, इसकी स्लो होगी। तो ये चीज़ स्टॉक लॉ बोलता है। और ये क्या अज्यूम करके चलता है? ये अज्यूम करके चलता है कि जो पार्टिकल्स की साइज है वो कैसी है? स्पेरिकल है। लेकिन एक्चुअल में स्पेरिकल होती नहीं है, फ्लैकी होते हैं पार्टिकल्स। माइक्रो में जाके देखोगे ना, बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स भी होंगे, वो भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि स्पेरिकल शेप में ही मिलेगा आपको। क्लियर? अब हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं वो आप किससे करते हो? आपको क्या निकालनी है? पार्टिकल की साइज़ निकालनी है, या कि क्योंकि पार्टिकल की साइज़ यहाँ पे आपके पास में कोई सीव नहीं होती जो कि आपकी पार्टिकल की साइज़ को रिटेन करके बता दे कि इसका पार्टिकल साइज़ इतना है। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस लिक्विड में, जो मैंने अभी बताया था आपको, उस लिक्विड में, ये जैसे कि ये आपका वाटर है, दिस इज़ योर वाटर, ये आपका वाटर है, इसके अंदर आपने सॉइल पार्टिकल्स डाले। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सॉइल पार्टिकल्स का जिनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा वो जल्दी सेटल होंगे। जो जल्दी सेटल होंगे तो हम उनकी वेलोसिटी को देख के बता देंगे। जिनकी वेलोसिटी तेज़ है वो ज़्यादा बड़े हैं, जिनकी वेलोसिटी कम है वो ज़्यादा छोटे हैं। तो वेलोसिटी, स्टॉक लॉ क्या देता है? वेलोसिटी देता है किसी सॉलिड पार्टिकल के लिक्विड के अंदर। आपको फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ एक याद रखना है। क्या याद रखना है फॉर्मूला? आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बस। कौन सा? V इज इक्वल टू G-1 गामा W अपॉन में 18 म्यू और D स्क्वायर। और जो D होता है वो पार्टिकल साइज होता है। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है आपके पार्टिकल के सेटल होने की वेलोसिटी का फॉर्मूला, कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में किस स्पीड से सेटल होगा। क्लियर होती है बात? ओके, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है आपके स्टॉक लॉ की। तो जो पहली लिमिटेशन है, द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन द पार्टिकल्स आर स्पेरिकल, लेकिन ऑल पार्टिकल्स आर नॉट स्पेरिकल। दूसरी जो लिमिटेशन है, द पार्टिकल इज अज्यूम्ड टू बी डिस्क्रीट, मतलब बहुत जरूरी बात है ये।
डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो स्टॉक लो ये अज्यूम करके चलता है कि दूर दूर है, लेकिन जब हम सॉइल पार्टिकल्स को डालते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, क्या बना लेते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं, मतलब एक साथ इस तरीके से गुच्छा बना लेते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से। क्लियर। लेकिन ये जो होता है वो क्या करता है, अज्यूम करके चलता है स्टॉक लो कि दूर दूर है। तीसरा जो अजम्पशन है, जो कि इनकी लिमिटेशन है, मीडियम जो है वो अज्यूम करके चलना है कि इन्फिनिटी है, लेकिन हमारा जो मीडियम होगा टेस्ट करने का वो कितना होगा, सिर्फ एक गिलास या एक बीकर के बराबर। तो ये भी आपकी लिमिटेशन है। स्टॉक लॉ जो होता है वो वैलिड है कितने mm से कितने mm के बीच की वैल्यू के लिए, 0.0002 mm से लेके 0.2 mm तक। और हमें कहाँ तक एनालाइज करना है, लेस देन 2 माइक्रोन से लेके और 75 माइक्रोन तक। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, माइक्रोन को mm में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 को कन्वर्ट करता हूँ तो 0.002 mm इसको लिख सकता हूँ, से लेके 0.075 mm हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ इस रेंज में आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो सेडिमेंट एनालिसिस है वो वैलिड है आपकी फाइन ग्रेन के लिए, क्ले और सिल्ट के लिए। क्लियर होती है बात? ओके। हम 2 मेथड यूज़ करने वाले हैं स्टॉक लॉ को, और या फिर बोल दो कि इसकी पार्टिकल साइज या फिर परसेंटेज फाइनर निकालने के लिए। पहला है आपका पिपेट मेथड और दूसरा होता है आपका हाइड्रोमीटर मेथड। लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द पिपेट मेथड। देखो जो पिपेट होता है ना, उस मेथड में क्या होता है, एक पिपेट होता है। पिपेट कैसा दिखता है? ऐसा दिखाई देता है। लेट मी जूम फॉर यू। एक ऐसा दिखाई देता है, आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में, ऐसा दिखाई देता है। ये बल्ब होता है जिसकी कैपेसिटी होती है ऑलमोस्ट 1.25 ml, लेकिन हम 10 ml पिपेट सक आउट कर लेते हैं, और ये आपका पिपेट होता है। देख लिया पिपेट? अब ध्यान से सुनो। पिपेट में डालने से पहले, और ये यहाँ पे हम सॉइल डालते हैं, ये क्या है आपकी सॉइल है। इसमें डालने से पहले कुछ हम प्रिपरेशन करते हैं जिसको प्री ट्रीटमेंट बोलते हैं। इस प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है। कैसे? हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2 और O2 ऐड करते हैं। किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनिक मैटर को हटाने के लिए। और कैल्शियम कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे HCl यूज़ करते हैं। कितना? 0.2 नॉर्मेलिटी वाला HCl। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 0.2 नॉर्मेलिटी क्या होती है। 0.2 नॉर्मेलिटी का मतलब है कि 1 लीटर पानी में हम अगर 20%, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। 1000 ml में 200 ml अगर HCl डाल दूँ तो एक सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हम। इससे क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसके अंदर जो कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से सॉइल चिपकती है वो ख़त्म हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं। क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक डिस्पर्शन, हमें कैसा चाहिए पार्टिकल, ऐसा चाहिए जो बिखर बिखर जाए, है ना। डिफ्लॉक्सी हमें एजेंट डालना होता है, डिस्क्रीट मिले। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि पास चिपक जाए जिससे रिजल्ट ही ना मिल पाए। हमें चाहिए कि डिफ्लॉक्स हो जाए, फैल जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक डिफ्लॉक्सी एजेंट डालते हैं। और डिफ्लॉक्सी एजेंट का नाम क्या होता है? डिफ्लॉक्सी एजेंट का नाम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है? ये क्या करता है, डिफ्लॉक्स कर देता है। जो इस तरीके से पार्टिकल चिपके हुए थे, जैसे ही आपका सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट इनके ऊपर आता है, ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। दिस विल हैपन व्हेन यू विल पुट द सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, तो ये इसके तरीके से डिस्क्रीट हो जाते हैं। क्लियर? राइट नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम सॉइल को डाल देते हैं। किस में? देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस तरीके के कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में कितना पानी डालना है, 500 ml पानी डालना है। और सॉइल कितनी मास के लिए ली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको मिस कर देते हैं। हमें हमेशा सॉइल 12 से 30 ग्राम के बीच में लेनी है, और याद रखनी है कितनी ली थी। आप 15 ग्राम मान लो, हम हमेशा 15 ग्राम सॉइल लेंगे। उसके अंदर सॉइल HCl डाल दिया, उसके अंदर आपने H2O2 डाल दिया, उसके अंदर सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट डाल दिया। डालने के बाद, मिलाने के बाद उसको ऐसे लाके पानी के ऊपर धीरे 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 इस तरीके से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में हम पिपेट उठाएंगे और पिपेट को डुबोएंगे इसके अंदर।
और कितने डेप्थ में डुबोएंगे, जो ये पिपेट की जो डेप्थ होगी वो हमेशा फिक्स रखेंगे, कितनी, HE कितनी रहेगी, HE हमेशा 10 सेंटीमीटर, हमेशा याद रखना है, दिस HE विल बी ऑलवेज 10 सेंटीमीटर। क्लियर होती है बात? ओके, इस HE की वैल्यू को याद रखना है, आपको हमेशा 10 सेंटीमीटर ही अंदर डालना है पिपेट के पाइप को। और कितना सक आउट करके निकाल लेंगे हम, 10 ml, कितना सॉल्यूशन निकालेंगे, 10 ml, 10 ml निकाल लिया। 10 ml निकालने के बाद में हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम निकालना चाहते हैं परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर क्या बोलता है, परसेंटेज फाइनर इज नथिंग बट पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल पे, पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल आपको पता होता है और उससे कितने परसेंट पार्टिकल्स छोटे हैं पूरे आपने जो सैंपल लिया है सॉइल का उसमें, वही बताता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, द साइज ऑफ द पार्टिकल, डी निकालेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, फिर परसेंटेज ऑफ फाइनर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं डी। देखिए डी निकालने के लिए क्या करना है, आपको डी का फॉर्मूला पहले भी बताया मैंने, क्या था, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से नीचे जा रहा था, किस वेलोसिटी से नीचे जा रहे थे पार्टिकल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने स्टॉक लॉ के अंदर देखा था, G-1 इस वेलोसिटी से जाएंगे, रो W अपॉन में 18 म्यू और डी स्क्वायर, इस वेलोसिटी से आपके पार्टिकल्स नीचे जाते हैं। लेकिन वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे HE है, दिस HE अपॉन में टाइम। टाइम क्या है, टाइम वो टाइम है जिस टाइम पे, जैसे आपने सॉइल डाली उसके जस्ट 1 सेकंड के बाद में आपने यहाँ पे रीडिंग ली, उस टाइम को 1 सेकंड टीप की जगह रख देंगे, 2 सेकंड रख देंगे, 3 सेकंड रख देंगे, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, इस तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है, लेट मी चेंज द कलर हियर, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी के इक्वल है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलता है कि v इज इक्वल टू v, और पहले वाला v कितना था, G-1 गामा W डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू, जो कि इक्वल है किसके, इक्वल किसके है, वो इक्वल है HE अपॉन में, HE अपॉन टाइमिंग। आपको निकालना क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, तो ये D निकालना है। एक्चुअली आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है ये पार्ट, दिस D आपको निकालना है। क्लियर होगी बात? ओके, तो ये D निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट शिफ्ट ऑल थिंग्स टुगेदर, एक साथ D के अलावा सबको शिफ्ट कर दो। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 18 म्यू HE, क्लियर, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे HE आ गया और 18 म्यू आ गया, नीचे आ जाएगा आपका G-1 गामा W और आपका T। देखो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं ना, कौन कौन सी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं 18 म्यू डिवाइडेड बाय G-1 और गामा W, ये जो है वो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको हम K से डिनोट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू K, और यहाँ पे लिख देंगे, एक मिनट, यहाँ पे लिख देंगे आप HE अपॉन में T, ठीक है। अब यहाँ पे जो डी स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई। अगर स्क्वायर की जगह आप रूट रखना चाहते हो तो साइज ऑफ पार्टिकल को K रूट HE अपॉन में T। अब आप बोलोगे कि K के ऊपर रूट क्यों नहीं आया, K कांस्टेंट है, आप रूट नहीं लगाओगे, ये बाहर है रूट के, ठीक है। तो ये जो, इसको आप पहले ही रूट को शिफ्ट कर लो, देन रूट वाली वैल्यू को ही हम यहाँ पे K लिखते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया? अब आपके पास में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर साइज ऑफ पार्टिकल निकालनी है तो जिस सेकंड पे आपने रीडिंग ली है, जैसे सॉइल डालने के 3 सेकंड के बाद में रीडिंग ली है, तो T की जगह 3 रखोगे, आपके पास में साइज ऑफ पार्टिकल आ जाएगा कि किस साइज का पार्टिकल आपके सैंपल में प्रेजेंट है। उस जो आपने 10 ml का जो सैंपल निकाला है उसको कुछ नहीं करना, एक ओवन में रखना है। क्या करना है, ओवन में रखना है, ड्राई करना है, और उससे आपको क्या मिलेगा, एक मास मिलेगा, ड्राई मास, ठीक है। अब आपको, आपके पास साइज ऑफ भी पार्टिकल भी मौजूद है, आपको अब क्या निकालना है, परसेंटेज फाइनर। देखो परसेंटेज फाइनर का बेसिकली मतलब क्या होता है, जिसको हम N से भी डिनोट करते हैं। परसेंटेज फाइनर का मतलब होता है कि आपके पास में D आ गया था या साइज ऑफ पार्टिकल आ गया था। अब जितने साइज ऑफ पार्टिकल में से कितने ऐसे हैं जो कि आपके टोटल वॉल्यूम से, मतलब टोटल सॉल्यूशन से बड़े हैं, तो यहाँ पे टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जो मास आपने ड्राई करने के बाद आया वो,
और जो आपका वॉल्यूम था, कौन सा वॉल्यूम, जो पिपेट का वॉल्यूम था वो, ये आपको यहाँ पे रखना है, आपके पास आंसर आएगा। अब मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें है वैल्यू है, ये MD वो है जो वोवन ड्राई करने के बाद में आपके पास वैल्यू आती है, और ये वाला जो V पता है क्या है, ये वाला V है आपका 10 ml डिवाइडेड बाय ये वाला मास पता है क्या है, ये वाला मास है टोटल मास मतलब 500, ठीक है, डिवाइडेड सॉरी दिस इज 15 ग्राम, ठीक है, या 12 से 15 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज 500। तो आपके पास में यहाँ पे बचेगा MD डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 500। आपको यहाँ पे जो ड्राई करने के बाद आई वो वैल्यू रखनी है। आपके पास में हर एक साइज़ के लिए क्या निकलेगा, एक पर्टिकुलर परसेंटेज फाइनर निकलेगा। जैसे D1 के लिए आपका निकला परसेंटेज फाइनर N1, D2 के लिए निकला N2, जैसे हम पिछले वाले में कर रहे थे, कोर्स वाले में कर रहे थे, ग्रेवल और सैंड में किया था, वैसे सिल्ट और क्ले में पिपेट मेथड इस तरीके से आपको क्या देगा, पर्टिकुलर साइज के लिए पर्टिकुलर परसेंटेज फाइनर देगा, दे दिया। क्या काम आएगा वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद में दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हाइड्रोमीटर मेथड। क्या काम आता है हाइड्रोमीटर, कुछ ऐसा दिखता है। बेसिकली हाइड्रोमीटर आपका डेंसिटी निकालने के काम आता है, या बोल दो स्पेसिफिक ग्रेविटी के काम आता है। लैब में अगर आप किसी से डायरेक्ट पूछोगे कि क्या काम आता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के काम आता है, ऐसा दिखाई देता है आपका हाइड्रोमीटर मेथड। इस डायग्राम को भूल जाओ, बस इजी से इजी डायग्राम से हमें चीज़ों को सीखना है। हाइड्रोमीटर मेथड में क्या होता है, जो आपके हाइड्रोमीटर की जो रीडिंग्स होती हैं वो नीचे जाने पे, डाउनवर्ड जाने पे बढ़ती हैं। जैसे नीचे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे होगा 0, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, जो आपने सॉइल डाली हुई है आपने पानी के अंदर, वो बस उसके अंदर हाइड्रोमीटर डालना है और आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी RH की वैल्यू। उस RH की वैल्यू को क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर रीडिंग बोलते हैं। और उस हाइड्रोमीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज फाइनर मिल जाएगा। और साइज ऑफ द पार्टिकल कहाँ से निकालेंगे, देखो साइज ऑफ द पार्टिकल तो आपको पता है कहाँ से निकालेंगे, K√HE अपॉन में T। HE क्या है, जिस डेप्थ में आप हाइड्रोमीटर को डालोगे वो डेप्थ, क्लियर। उसके बाद में साइज ऑफ पार्टिकल आपके पास आ गया। साइज ऑफ पार्टिकल आने के बाद क्या करना है, साइज ऑफ पार्टिकल आपने लिख लिया, आपको निकालना है परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर का मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, RH जो हाइड्रोमीटर रीडिंग आई वो अपॉन में 100, क्लियर। इतनी बात आपको समझनी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 G अपॉन G-1 स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन में मास एंड वॉल्यूम, क्लियर। ये आपको परसेंटेज फाइनर देगा पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल पे। समझ में आ गई बात, ओके आ गई होगी। दिस इज द D एंड दिस इज द परसेंटेज फाइनर, जिसको N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाइड्रोमीटर से आ गया, लेकिन जो ये RH है ना, वो आपको कभी भी एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो ध्यान से। इसके अंदर क्या होता है कि जो RH की वैल्यू आपको मिलती है ना, वो RH नहीं मिलती है, वो RH- मिलती है। आपको RH- से RH पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखो किस तरीके से पहुंचेंगे वही देखेंगे। RH आपको मिल गया, मान लेते हैं RH मिल गया, ठीक है। RH- आपने निकाले, यहाँ पे RH- मिल गया। इससे आपको कहाँ पहुंचना है, RH पे पहुंचना है, क्लियर। RH- से RH पे पहुंचना है। तो कुछ एरर्स होते हैं जो आपको सही करने होते हैं, तभी आप RH पे पहुंच पाओगे। पहला जो एरर सही करना है वो होता है आपका मेनिस्कस करेक्शन करना होता है। मेनिस्कस का मतलब क्या होता है, ये जो इस तरीके के जो लिक्विड में एक कर्व आ जाना, इसको बोलते हैं मेनिस्कस हो जाना। एक्चुअल में इससे क्या होता है, देखो आपको रीडिंग लेनी चाहिए कहाँ से, यहाँ से, लेकिन आप इस मेनिस्कस जब बाहर से देखते हो, मेनिस्कस आपको यहाँ पे दिखता है, तो आप रीडिंग लेते हो यहाँ से। अब आप मुझे बताओ कि जहाँ से आप कहाँ से रीडिंग लेते हो, यहाँ से आप रीडिंग लेते हो, वो ज़्यादा होती है कि कम होती है। आप बोलोगे ये तो ज़्यादा होती है, नहीं। हम जैसे जैसे नीचे आते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, ऊपर जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है, तो वैल्यू कम आती है। कम आती है तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो हमेशा जो मेनिस्कस करेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। हाइड्रोमीटर में जितना नीचे जाओगे, देखो लेट मी जूम फॉर यू,
हाइड्रोमीटर में जितना नीचे जाओगे उतनी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो आपको यहाँ, आप यहाँ से देखते हो एक्चुअल रीडिंग ये होती है, दिस इज द एक्चुअल रीडिंग, दिस लेवल इज एक्चुअल रीडिंग। तो इस एक्चुअल रीडिंग के लिए आपको यहाँ से माइनस करना है कि प्लस करना है? आपको लग रहा होगा कि आपको माइनस करना है, लेकिन जैसे नीचे जाते हैं वो तो वैल्यू इंक्रीज होती है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा नीचे जाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट करेक्शन करते हैं हम टेम्परेचर करेक्शन। अब देखो टेम्परेचर क्या हो सकता है। रूम टेम्परेचर आपका है 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर से अगर ज़्यादा है 50 डिग्री पे अगर आपने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो पानी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और आना कहाँ चाहिए था? मान लो यहाँ आना चाहिए था। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज की डिक्रीज? जितना ऊपर पानी आपको दिखेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंड करता है लिक्विड, तो जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। तो इफ़ द टेम्परेचर इज मोर देन रूम टेम्परेचर, ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर इज मोर देन द रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा का टेम्परेचर है आपके लिक्विड का, या आप जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ का, तो जो लिक्विड होता है वो एक्सपेंड करेगा और वैल्यू आपको क्या मिलेगी? कम। तो उस कंडीशन में क्या करना है? हमेशा आपको पॉजिटिव, प्लस करना है, करेक्शन पॉजिटिव होगा। लेकिन जो टेम्परेचर है वो आप फ्रीजिंग पे कर रहे हो, जो रूम टेम्परेचर है उससे कम का टेम्परेचर है, तो हमेशा वो सिकुड़ेगा, जो आपका लिक्विड है सिकुड़ेगा और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे हम? हमेशा माइनस कर देंगे। क्लियर होती है बात? तो टेम्परेचर करेक्शन के ये मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट करेक्शन होता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट। देखो डिस्पर्सिंग एजेंट के अंदर क्या होता है, जैसे हम डिस्पर्सिंग एजेंट डालते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से लिक्विड सिकुड़ता है, लिक्विड सिकुड़ने से वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ने से हमें वैल्यू को कम करने के लिए नेगेटिव माइनस करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो इस तरीके के अगर हमें आपको यहाँ से रीडिंग लेनी है, रीडिंग लेने पे आपको क्या मिलेगी? आर एच डैश की वैल्यू मिलेगी। आर एच डैश से आर एच पे पहुँचने के लिए आपको करेक्शंस करने होते हैं। कौन कौन से? एक मेनिस्कस, एक आपको रूम टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर वाला। तो जो करेक्शन आपने किया है वो करेक्शन करने के बाद आर एच की वैल्यू मिलेगी, और आर एच की वैल्यू मिलने के बाद आपको पता है कि परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला आर एच डिवाइडेड बाई 1000 जी अपॉन में जी माइनस वन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज फाइनर। इसको लगाएंगे और आपके पास परसेंटेज फाइनर आ चुका होगा। साइज ऑफ पार्टिकल कैसे निकाला था? साइज ऑफ पार्टिकल हमने बहुत इजीली निकाल लिया था। किस तरीके से निकाला था? साइज ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है के रूट एच ई डेप्थ और टी टाइम पे। दिस इज द फॉर्मूला। अब ये काम क्या आने वाला है? काम आप यहाँ से अब एक कर्व बनाओगे और कर्व से हमें पता चलेगा कि आपकी जो सॉइल पार्टिकल है वो वेल ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड है। किस तरीके से? देखो इस तरीके का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको बिल्कुल याद नहीं रखना। देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये जो होता है ये होता है आपका वाई एक्सिस और ये होता है आपका एक्स एक्सिस। ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि वाई एक्सिस किसको शो कर रहा है? आपके पार्टिकल्स के साइज को, और एक्स एक्सिस आपके किसको शो कर रहा है? परसेंटेज फाइनर को। देखो अगर मैं यहाँ पे एक तरफ, अगर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, जहाँ पे आपका कोर्स ग्रेन शो होगा, यहाँ पे आपका फाइन ग्रेन होगा, तो यहाँ पे अगर दो कर्व हैं, एक है ऐसा कर्व और एक है ऐसा कर्व और एक है आपका इस तरीके का कर्व, ये आपका क्या है? आपका साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल किसमें है? एमएम में। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं इसकी शेडो डालता हूँ, इसकी अगर मैं शेडो डालता हूँ, इसकी अगर मैं शेडो डालूँ यहाँ पे, तो कौन सा कर्व ज़्यादा जगह को घेर रहा है? कौन सा कर्व ज़्यादा एरिया को घेर रहा है? ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये जो फ्लैटेड है वो वाला? तो ऑफ कोर्स जो जितने ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा होगा साइज में, उसका मतलब है कि वो वाला जो सैंपल है वो वेल ग्रेडेड है, उसके अंदर टाइप ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है। और जो फ्लैट होता है ना, फ्लैट कर्व, उसका मतलब होता है कि उसके अंदर पर्टिकुलर कोई ना कोई साइज का पार्टिकल गायब है, जिसको हम गैप ग्रेडेड बोलते हैं, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम कर्व को देख के बता सकते हैं कि कौन सा अच्छा है। जो जितना ज़्यादा जगह को फिल करे आपके एक्स एक्सिस पे, वो होता है आपका वेल ग्रेडेड। जिसके बीच में क्या हो, एक इस तरीके की फ्लैटन शेप हो, वो गैप ग्रेडेड होता है। और जो छोटा सा हो उसके अंदर तो टाइप ऑफ ग्रेड ही कम है। क्लियर? ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा कर्व को देख के ही डिसाइड करें कि दिस इज़ वेल ग्रेडेड और नॉट वेल ग्रेडेड।
हमें एक चीज और देखनी होती है, दो चीजें बेसिकली, CU एंड CC। सुना होगा कभी ना कभी, नहीं सुना कोई बात नहीं। देखो, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द यूनिफॉर्मिलिटी? इसको CU से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी जो होता है वो D60 डिवाइडेड बाय D10 का रेशियो होता है। D60 डिवाइडेड बाय D10 का मतलब क्या है? D60 मतलब होता है कि परसेंटेज फाइनल, मतलब द मास ऑफ द पार्टिकल्स जो कि 60% परसेंटेज ऑफ फाइनल से ज़्यादा हो। 10 का मतलब होता है 10% से ज़्यादा हो जिनका परसेंटेज फाइनल, उनका मास। अगर CU की वैल्यू 4 से बड़ी होती है और CU की वैल्यू अगर 6 से बड़ी होती है, 4 से बड़ी होती है, तो आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। सॉइल कैसी है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और 6 से बड़ी होती है तो आपका है वेल ग्रेडेड सैंड। क्लियर होगी बात? ये आपको याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी से। नेक्स्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, मैंने बता दिया आपको, CC। CC का फॉर्मूला बेसिकली होता है D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10, ठीक है, ये होता है CC का। अब CC क्या, CC की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेके 3 तक होती है। अगर किसी भी सैंपल की वैल्यू 1 से 3 के बीच में ना हो तो वेल ग्रेडेड नहीं है। तो आपकी जो CU की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? CU की वैल्यू होनी चाहिए मोर देन 4, किसके लिए? वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए। और मोर देन 6 किसके लिए? सैंड के लिए। और 1 से 3 के बीच में हर सैंपल की वैल्यू होनी चाहिए CC की। और CC का फॉर्मूला होता है कितना? D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10। ये आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, खत्म। इसको देख के हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ वेल ग्रेडेड है, कौन सी चीज़ वेल ग्रेडेड नहीं है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीबॉडी।